इसमें क्या अ, क्या मैं कनेक्ट हूँ आप लोगों से? एक बार चेक कर लो। क्लास लाइव है? ओके, लाइव तो शो कर रहा है, बट मुझे अभी इसमें स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा रहा। तो जहाँ तक है कि ये लाइव शो कर रहा है, स्क्रीन अभी थोड़ी-सी पूरी ऐसे व्हाइट हो गई है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट। तो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं क्योंकि मुझे दिखा रहा है कि अब तक मुझे अ, देख सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, इससे नहीं चलो, कौन कहाँ गए? हम्म। हाँ जी, आप सबको नमस्कार और स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन की कुछ कविताएं जो आपकी यूजीसी एस और एचपीएससी, और कुछ एक्स्ट्रा कविताएं जो हैं वो जो आपके एक्स्ट्रा क्या है, यूजीसी एचपीएससी में सारी ही कविताएं लगी हैं, तो हम उसको साथ लेकर के पढ़ रहे हैं। और कुछ कविताएं शायद जो यूपीएचएससी में है उनमें कुछ अलग भी है। यूपीएचएससी का भी सिलेबस देखो, जो अलग है उसको मैं सेपरेट पढ़ा रही हूँ। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं चुनिंदा इनकी जो कविताओं से। नमस्ते बेटा, क्लियर हो गया है, मेरा स्क्रीन भी ठीक हो गया है। कल की क्लास बहुत देर तक ट्राई किया और नहीं हो पा रहा था कनेक्ट। फिर मैं बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश किया कि मैं टाइम से तुम लोग को क्लासेस एटलीस्ट रिकॉर्ड करके ले लूँ, क्योंकि सिस्टम जो है, लाइट आ जा रही थी बार बार। सिस्टम जो है वो लगातार नहीं काम कर रहा था एप्लीकेशन पे। तो मैंने सोचा मैं तुम लोग को रिकॉर्ड करके ही दे दूँ, पर वो भी नहीं हुआ। फाइनली मैं रिकॉर्ड कर लिया है क्लास पूरा आलोचना का, और मैं थोड़ी देर में इसको अपलोड कर दूंगी। मुझे ध्यान आया कि मुझे कल ही अपलोड, मतलब सुबह ही कर लेना था, लेकिन फिर कॉलेज हो गया और तमाम और सभी कार्य जो है वो दिन भर में कुछ ना कुछ निकल आते हैं। तो मैं भी अभी आप लोग को अपलोड कर दूंगी, आप वो भी क्लास देख लेंगे कि जो गद्य विधाएं हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो प्रश्न आता है, अगर मैं सीधे सीधे से कहूँ तो यूजीसी का एचपीएससी दोनों का मिला करके यूनिट 2 जो है वो 60% है। ठीक है, यूनिट 2 से 60% क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो बाकी सारे यूनिट से आते हैं। कुछ अगर ऐसा रेशियो में निकाला जाए तो लगभग ऐसा होगा, क्योंकि यूनिट 2 जो है उसमें आप सभी गद्य के इतिहास को पढ़ते हो, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हो। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं मतलब आपने ओवरऑल आप पढ़ रहे हो। ठीक, तो इसलिए उसको क्लास को आप लोग देख लोगे, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो गद्य विधाएं हैं ये एक समय के बाद थोड़ी सी बोरिंग सी लगने लगती हैं। वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन पढ़ना आपका कार्य है। पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई कितना भी कह ले कि नहीं हो जाएगा, शॉर्टकट मिल जाएगा या फिर कुछ भी नहीं। पढ़ाई ही करनी पड़ेगी अंततः। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास हम नागार्जुन, बाबा नागार्जुन को पढ़ेंगे। नागार्जुन आधुनिक युग के बड़े कड़ स्वभाव के कवि रहे हैं। नागार्जुन के भीतर की जो चेतना है वह प्रगतिशील, प्रयोगवादी दोनों स्तर की रही है। अ, बहुत इनके पक्कड़ स्वभाव की वजह से ही इन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। चेतना के भी कवि हैं। नागार्जुन की रचना में आपको बड़ा कहते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको कई भाव से भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि ये जब प्रकृति की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रकृति में रम जाते हैं, और जब क्रांति की बात करते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि ये वही नागार्जुन है। ठीक, तो जो बसंती हवा कह रहा है, अरे जो ग्राम तरौनी की बात कर रहा है, सॉरी,
तो हम बात कर रहे हैं नागार्जुन की कविताओं की जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। कौन-कौन सी कविताएँ लगी हैं? उसको हम क्रम से पढ़ते जाएँगे। सबसे पहले कविता है इनकी, जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, वो है बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा, एक इनकी जो प्रकृति चेतना है उसकी कविता है। ये कविता 1939 में पहली बार आती है। पहली ये कविता जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये, ठीक है? उसके बाद फिर ये प्रॉपर संकलित होती है नागार्जुन के कविता संग्रह 1953 में युगधारा में, ठीक। तो बादल को गिरते देखा, ऐसे प्रकाशन वर्ष अगर पूछेगा 1939, कहीं कहीं 1940 भी देता है, क्योंकि कविता जो है उसका जो, मैं थोड़ा सा इसको पतला कर दूं, काफी मोटा हो गया, देखो पेन। हम्म तो कभी कभी कहीं कहीं 1940 भी देगा, एस क्योंकि कविता जो है वो दो चरणों में होकर के आई थी। तो 1939 ऑप्शन में है, तो ये ज्यादा क्लोज विकल्प है वैसे, ठीक। इस कविता में नागार्जुन ने प्रकृति के उन दृश्यों को टटोला है जो उनके स्मृतियों में भी हैं और सामने भी हैं। कभी कभी जो है वह अतीत, वर्तमान में अतीत का जो दखल कह सकते हैं या प्रवेश है, वो बड़ा कह सकते हैं चमत्कारिक लगता है। बड़े कलात्मक ढंग से ये अचानक से वो कैसे वर्तमान में अतीत को सम्मिलित करते हुए जाते हैं, तो ये भी दिखाई देगा। अब ये भी एक भाव जगता है कि क्या कवि जो है वो अतीत को भूल नहीं पा रहा है, या वर्तमान समय को स्वीकार नहीं कर पाता है, या ये भी आपको लग सकता है पढ़ते वक़्त ये कविता कि वर्तमान समय में को देखने का जो तरीका है, नवीन दृष्टि से वह वर्तमान समय को देख रहे हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से भी वो अपने समय के जो प्राकृतिक वातावरण है, वो उसको देख रहे हैं। ठीक है? कविता पूरी जो साथ-साथ चलती रहती है, उसको हम वह दृष्टि डालेंगे और इस समय स इसकी व्याख्या करते हुए इस डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? है अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे-छोटे, एक सेकंड, हाँ, ठीक है। छोटे-छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बादल देखो, एक तो हमारे यहाँ कवियों को बादल से बड़ा प्रेम है। बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघ, बादल जो है वो रचनात्मकता में, सौंदर्य में, भाव में, हर तरीके से हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। बादल जो समय समय पर इनके रूप परिवर्तन हुए, ये सुख का भी सूचक रहे हैं, दुख का भी सूचक रहे हैं, प्रकृति का भी सूचक रहे हैं, चेतना का भी सूचक रहे हैं। कभी अंधियारा का सूचक हो जाते हैं, तो कभी उजाले का माध्यम भी हो जाते हैं। तो बादल बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य के कवियों के लिए भी, ठीक है। कहते हैं अमल धवल गिरि के शिखरों पर, अमल धवल एकदम एकदम पवित्र और साफ, किसके, गिर के शिखरों पर, मतलब पहाड़ के शिखर पर, एकदम ऊंचाई पर, निश्चय ही है हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं मैं बादल को घिरते शिखरों पर, मतलब जब आप कभी ऊंचाई पर कभी गए हो या फिर कोई ऐसी वीडियो देखना, तो ऐसा लगता है ना कि बादल जो है वो एकदम क्लोज आ गए हैं। तो यहाँ पर जो नागार्जुन है वो हिमालय के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और अचानक से उनकी जो प्राकृतिक चेतना है वो निकल आई, और किस प्रकार से वो प्रकृति का सौंदर्यीकरण और मानवीकरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और साथ में कहते हैं छोटे-छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर की उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मतलब दृश्य या एकदम प्रभात का दृश्य, एकदम सुबह का यह दृश्य है। गिर के शिखर एकदम सफेद हैं, निश्चय ही वह सफेद बर्फ से एकदम घिरे पड़े हैं, और शिखरों पर बादल जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे वह शिखर से एकदम विलीन हुए जा रहे हैं। शिखर इतना ऊंचा है, और कहते हैं वहीं पर मानसरोवर है, ठीक है। कैलाश में मानसरोवर नामक का नाम
का एक सरोवर है, तालाब है, उसके स्वर्णिम कमलों पर, स्वर्णिम कमल मतलब ऐसे सोने का कमल नहीं होगा, लेकिन वह दृश्य में जो चमक है, प्रभात का एकदम समय है, एकदम सुबेरे का समय है, तो उस दृश्य में जो चमक है, जो उजलापन है, उसके प्रतीत हो रहा है जैसे कमल जो है वो स्वर्ण के समान है। और इसके पत्ते पर शीतल तुहिल मतलब ओस की बूंदें जो है वो कमलों पर गिर रही हैं। वातावरण की जो पवित्रता है, सुंदरता है वातावरण की, वो यहाँ पर दिखाई दृष्टि में पड़ रही है। और नागार्जुन बहुत चित्रात्मक शैली में उसका वर्णन करते हुए यहाँ दिखाई पड़ेंगे। आगे कहते हैं, साथ में तुंग हिमालय के कंधों पर, हिमालय ही गिरी जिसकी बात की जा रही है, तुंग पर्वत जो हिमालय है, बड़ा हिमालय, उसके कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में आकर पावस की उमस में आकुल तिक्त तंतु खोजते मधुर विष। ये फिर ये देखो यहाँ के बाद ना ये लाइन यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे अलग था और यहाँ तक अलग था, इस पेज को ऐड किया गया है, तो चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है। देखते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। और कहते हैं कि हिमालय के कंधों पर, मतलब ऐसा लग रहा है कि हिमालय ने अपने कंधों पर उठा रखा है, प्रकृति के सौंदर्य का एक रूप जो है वो अपने कंधों पे रखा हुआ है। और क्या है उसके रूप में, बड़ी और छोटी कई सारी झीलें हैं, और उनके श्यामल और नील सलिल पानी जो है वह नीले रंग का, श्यामल जो है या तो काले रंग का, नीले रंग का पानी है, निश्चय ही गहराई ज्यादा होगी ऐसा प्रतीत हो रहा है उससे। और वहीं पर आकर के समतल देशों, समतल देश मतलब प्लेन जो होते हैं, जहां पे गर्मी बढ़ती है, पहाड़ों पर ठंडी पड़ती है, ठीक है। सामान्य ऋतु में भी अगर आप जानते हैं कि जब हम यहाँ हमारे यहाँ गर्मी पड़ती रहती है तो उस समय पहाड़ों पे बड़ी ठंड रहती है। तो कह रहे हैं समतल देशों से आकर के, समतल जहां पर जो आम पठार इलाका है, वहां की जो पावस की उमस है, मतलब भीषण गर्मी की बात कर रहे हैं, बहुत जो उमस वाली गर्मी होती है, सहनी गर्मी में तिक्त तंतु खोजते मधुर विष, तिक्त तंतु मधु विष खोजते मधुर हंसों को। ये लाइन यहाँ पे, ठीक है। कह रहे हैं कि जो एकदम उस वातावरण से एकदम बेचैन है, और वह यहाँ पर आते हैं, इसी मानसरोवर में आ रहे हैं, कैसे हंसों को फिरते देखा है, हंसों को वहां से, वो प्लेन समतल भूमि से वह इस मानसरोवर के में, और ये जो बड़ी बड़ी कई झीलें हैं जिनको, जो हिमालय के गोद में है, हिमालय के कंधे पर है, वहां पर आकर के वह अपनी जो उमसता है या गर्मी है उसको हटा रहे हैं, अपनी कड़वाहट जो दूर कर रहे हैं, और मधुरता प्राप्त कर रहे हैं। बादल को घिरते देखा है, ठीक है। फिर कहते हैं, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला ऋण की मधुर किरणें थी, अगला शिखर थे बगल स्वर्णाभ, एक दूसरे से विरहित हो, अगल बगल रहे कर ही उन जिनको सारी रात बितानी होगी, ठीक है, बितानी होगी, निशा का से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवई को बंद हुआ फिर उनमें क्रंदन। कह रहे हैं कि ऋतु जो था वो एकदम बसंत का सुप्रभात, बसंत का जो सुवेरा होता है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब बसंत जो हिंदी साहित्य में अगर बात कहें तो बहुत ही एक समृद्धि, खुशहाली, नएपन, सुंदरता का एक प्रतीक है, ठीक है। ऐसे ही बसंत का की सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह का सुंदर वातावरण जिसमें हवा, अनिल मतलब हवा जो है वो धीरे धीरे बह रही है, मतलब तेज नहीं है, झंझावत नहीं है, धीरे भर रही है, प्रिय लगने वाली हवा है। और बाला अरुण, बाल अरुण, अरुण मतलब सूर्य, और बाल मतलब ऐसा लग रहा है कि सूरज अभी निकला हुआ है, और जब सूरज निकलता है तो इसके जो किरणें हैं वो बहुत कोमल सी पड़ रही हैं, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। दोपहर की जो किरणें होती हैं वो जलाती हैं, झुलसाती हैं, बल्कि सुबह की जो किरणें हैं वह उतनी ही कोमल है, और वह शिखर पे पड़ रही है, और इसकी स्वर्ण आभा से एक दूसरे से विरहित हो गए हैं, जिन्हें दूर रहना पड़ता है सारी रात, क्योंकि किन्हें दूर रहना पड़ता है सारी रात, निशा काल में, रात में किसे दूर रहना पड़ता है, चकवा चकवी को, ठीक है। वो जो चकवा चकवी हैं जो रात में एक निशा से काल मतलब से हम चिर अभिशापित, मतलब वो आज से नहीं है, हमेशा से, चिर बहुत समय से शायद उनको ये अभिशाप मिला हुआ है कि वह चकवा चकवी एक दूसरे से दूर रहते हैं पूरी रात भर। जैसे ही सुबह होती है, यह सुबह, सुंदर सुबह, इन चकवा चकवई के मिलन का भी एक
जो है वो साक्षी बन रही है और कहते हैं बंद हुआ उनका क्रंदन, उनका विलाप, इनका वियोग जो है वो बंद हुआ। और उस महान सरोवर के तीर शैवालों की हरी धरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते गए। बात करें उस महान सरोवर, वही सरोवर जो हिमालय की गोद में है। एक सेकेंड, हाँ, क्या बोल रहे हो आप लोग? मैम गतिविधियां भी स्टार्ट करिए। मैम आपसे पढ़कर ज्यादा समझ आता है, आपसे पढ़कर, अपने से पढ़कर बोलिए। बेटा बस शुरू होने ही वाला है, यही हो जाएगा कुछ क्षणों में कंप्लीट, फिर गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। गतिविधियों में कुछ यूनिट आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, जो कि आपके इसी सेक्शन में होंगी, इसको चेक कर लीजिएगा। उसको सर और मैम ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जो भी गतिविधियों में जो यूनिट बच गया है, जो भी टेक्स्ट बचा है, उसको हम जल्दी से फिर इसको जैसे हम क्लियर करते चलेंगे और उसको पढ़ेंगे। अब जैसे ही आपका एक ये गद्य विधा जो हम पढ़ रहे हैं, इतिहास जो पढ़ा है, गद्य का विकास पढ़ रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अप टू डेट हम पूरे हफ्ते वही पढ़ेंगे और शायद अब नेक्स्ट वीक से एक एक दो दो क्लास हम लोग इसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो एक क्लास में रिकॉर्डिंग दूंगी और एक क्लास में लाइव लूंगी। ठीक, हाँ। नमस्ते बेटा। हाँ, उस शैवालों की हरी दरी, हरी मतलब जैसे घास की सुंदर 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 शैवाल जो होते हैं, जो काई होती है ना, सुंदर सुंदर लगती है देखने वाली, आम सामान नहीं। उसकी हरी दरी पे ऐसा वो बिछा हुआ है, जैसे लग रहा है कि दरी वो प्रकृति ने वो एक जो है बिछौना बिछा रखा है, और उस पर ये दोनों रात की जुदाई के बाद दोनों मिलते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम का मनुहार करते हैं। और इसी के साथ इतने सुंदर बादल को, इस पूरे माहौल को और सुंदर बनाते हुए देखा है। फिर आगे कहते हैं, वहीं पर कहते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलकनभी से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को गिरते गए। वहीं पर वो उसके दुर्गम बर्फानी घाटी में, घाटियां हैं, बर्फों से भरी घाटियां हैं, ठीक, वहां पे 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई, 100,000 फुट ऊंचाई पर अलकनाभि से, मतलब ऊंचे ऊंचे जगहों पर यह कैसे विरले पाए जाने वाले जीव, जो समानता नहीं पाए जाते हैं, कौन से है वो, एक मृग है, कौन सा, कस्तूरी मृग, जो आम नहीं पाया जाता है, वह हिमालय के इन घाटियों पर ही पाए जाने वाले ये मृग हैं। वो क्या है, कस्तूरी मृग जो है वो अपने ही उस कस्तूरी कि महक से उन्माद होकर के वह लगातार उसको खोजता है, धीरे इधर उधर खोजता है, और फिर अपने ऊपर चिढ़ता सा है कि उसे मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसको महक जो है वो कस्तूरी की मिलती रहती है, लेकिन वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, और इधर उधर उसी में वह बेचैन होता है, वो उसको ढूंढता है। और ये बेचैनी कह सकते हैं, या ये प्रकृति का चमत्कार जो है वह नागार्जुन साक्षात स्वयं को देख रहे हैं, ठीक। आगे कहते हैं, उसी को में जोड़ते हुए, तब तक वह, देखो ये वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, अपने वर्तमान समय की यथार्थ से जुड़ रहे हैं। अब अचानक से जो है वह किस तरीके से बीच में कलात्मकता से प्रकृति का, अतीत का भी प्रवेश होगा, तो वर्तमान में किस प्रकार से अतीत का प्रवेश हो रहा है, आगे आप देखेंगे। कहते, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम गंगा जल का प्रवाही। फिर कहते हैं, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, देखो मैंने स्टार जोड़ दिया यहाँ पर, यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। ढूंढा बहुत लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामैन बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा जल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखो इसका दो अर्थ हो सकता है। एक तो कवि जो है वह पुरातन संस्कृति या पुरातन समृद्ध को जो है उसको भी याद कर रहा है। कहते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर, कुबेर कहते हैं वो वही उसकी जो नगरी है, वो हिमालय में के क्षेत्र में ही है, लेकिन कह रहे हैं अब तो मुझे वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ना उसकी वह नगरी, सोने से भरी जो पूरी नगरी है उसकी वो दिखाई पड़ रही है। कहते हैं, नहीं ठिकाना कालिदास, अब कालिदास को बहुत याद करते हैं, कालिदास प्रिय कवि हैं इनके। कहते हैं, कालिदास जिन्होंने गंगा जल का, शुद्ध पवित्र गंगा जल का प्रवाह करते हुए वे अपनी रचनाओं में दिखाते हैं, कुमार संभव में दिखाया, उन्होंने अन्य रचनाओं में दिखाया है। कहते हैं, वो मुझे आज नहीं दिख रहा है, ठीक है।
बहुत ढूंढा परंतु, और साथ में कहते हैं मैंने और भी ढूंढा लेकिन मेघदूत, वह मेघदूतम जो कालिदास की रचना जिसमें वो यक्ष का से मेघ को दूत बनाकर भेजते हैं, कहते हैं वो मेघदूत मुझे आज तो नहीं कहीं दिख रहा। तो या तो वह उस प्राचीन संस्कृति हमारी समृद्ध परंपरा को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये हो सकता है कि वह उसको इतना प्रभावशाली है नागार्जुन के लिए कि वो आज भी के समय में उसे खोज रहे हैं। ठीक, ये भी एक अर्थ हो सकता है। कहते हैं, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। अगले ही क्षण क्या आते हैं, वो वर्तमान या यथार्थ को स्वीकारते हैं। कहते हैं कि हो सकता है कि वह कवि कल्पित था। कालिदास मतलब वह, इनकी जो पूरी दुनिया रची हुई थी वह मेघदूत की रचना, ये था जो उन्होंने, जो कुमार संभवम की रचना करी थी उन्होंने, वह सब क्या है, एक कल्पना थी, कल्पित पूरा संसार रच पड़ा था। इसलिए लग रहा है कि वह आज मुझे यहाँ आने पर तो नहीं दिखा। निश्चय ही इनका पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, और वहां जाने से पहले जब हम कहीं जाते हैं और उसके बारे में कहीं जान लेते हैं, तो हम, हमारी दृष्टि जो है वो पहले वही खोजती फिरती है कि अच्छा यहाँ पर ये हुआ था क्या, जो मैं तो ये मुझे पहले से पता है। तो नागार्जुन ने पहले ही कालिदास को पढ़ा है, मेघदूत को पढ़ा है, तो वो वहां जाकर के वह भी खोज रहे हैं, उनकी एक दृष्टि जो है वो उसको भी खोज रही है, लेकिन नहीं पा करके कहीं कहीं वो निराश भी हैं, वर्तमान की सुंदरता भी देख रहे हैं, प्रकृति से जुड़ भी रहे हैं, लेकिन एक अतीत की खोज भी है, चल रही है, लेकिन नहीं होती है, तो वो निराशा भी दिखती है, लेकिन फिर अपने आप को समझाते कहते हैं कि हो सकता है वो पुराने ज़माने की बात है या कल्पना की बात होगी। आज क्या कह रहे हैं, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुम्बी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझाझिल से गरज-गरज भिड़ते देखा है। बादल, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं वर्तमान अवस्था देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, उन्हीं बादलों को खूब खूब तेज-तेज हवाओं से लड़ते झगड़ते देख करके और बरसते हुए देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं वो कौन से बादल थे जो दूत बन करके कहीं और चले गए। आज के जो बादल हैं वो वर्तमान की परिस्थितियों से लड़ झगड़ करके बरस रहे हैं। मैं ऐसे बादलों को देख रहा हूँ। ये मेघदूत वाले बादल नहीं हैं, ये नए समय के नए बादल हैं। फिर कहते हैं आगे उसी पे जोड़ते हुए कहते हैं, अब देखो ये जो हिमालय नगरी है, वो नगरी में कई तरह की संस्कृतियाँ रहती हैं और अपने आप को बहुत प्राचीन कहने वाले संस्कृतियाँ रहती हैं, ठीक? अब बात करेंगे किनका, यहाँ देखिए ये है, यहाँ पे स्पष्ट है, मैं पहले बता रही हूँ, किन्नर किन्नरियाँ जो हिमालय के गोद में रहते हैं, प्राचीन अपने आप को मानते हैं काफ़ी ज़्यादा। किन्नर जो पूरा संप्रदाय है, ये अपने आप को बहुत प्राचीन मानता है और इनको बड़ी आपत्ति है कि जब आप ये हिजड़ा वर्ग को किन्नर कहते हैं, इस पे भी इन्होंने आपत्ति जताई थी, ठीक है? और ये अपने आप को सबसे प्राचीन सभ्य मानते हैं प्रजाति भारत में या पूरे भारतवर्ष में, ठीक है? कह रहे हैं अब ये हिमालय में रहने वाले, हिमालय के गोद में रहने वाले कहते हैं, शत निर्झरी निर्झरस मुखरित देवदारू कानन में, कि कहा शतकल निर्जर, जहाँ पे कई सौ नदियां हैं, कई इधर उधर से बह रही है, प्रकृति का मूल स्रोत है, देवदारू के वृक्ष है और बड़े बड़े भोजपत्र जैसे बड़े जो है वहां पे वृक्ष है, मतलब प्रकृति अपने मूल सुंदर रूप में विद्यमान है। ऐसे में रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे और रंग बिरंगों से फूलों से सजी हुई, कहाँ की, ये किन्नर किन्नरियों की महिलाएं जो है वो सुंदर है, पुरुष जो है वो उसमें उसी से सुसज्जित है, किससे सुसज्जित है, प्रकृति से सुसज्जित है, फूलों को पहने हुए हैं और इंद्रनील की माला डाले हैं और गले में माला पहने हैं वो, और कैसी मालाएं दिख रही हैं, ऐसी लग रही हैं कि उनके शंख सरीखे सुघड़ गलों गलों में, उनके गले कैसे हैं, शंख जैसे हैं। ये उपमा दे रहे हैं वो, ठीक है, कि कैसे हैं गले, शंख जैसे हैं, और कानों में कुबल, कानों में जो है वो लटके हुए हैं उनके जो आभूषण हैं, और वो वहां पे बैठे हैं और किस तरह से प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। शतदल लाल कमल वेड़ी में रचित खचित काला मैं रचित मणि, कहते हैं जो पात्र है उस, कह रहे हैं कैसे एकदम शतदल लाल है और रजत रजत खचित, सोने से मढ़ा हुआ है, अरे चांदी से मढ़ा हुआ है जो पात्र है, उस पात्र में क्या है, पान रखा है और द्राक्षा सौ, द्राक्षा मतलब अंगूर के रस को कहते हैं, ठीक है, मतलब मदिरा से लिया हुआ है, अपने सामने रखे हैं, और लोहित चंदन की त्रिपति, लोहित चंदन मतलब चंदन का बैठने वाला है, ठीक, बैठने वाला जो मूढ़ा टाइप होता है वैसे बना हुआ। अब देखो, चंदन हमारे लिए वैसे ही बहुत कीम मूल्यवान है,
अब ये क्या प्रयोग कर रहे हैं, उस मूल्यवान वस्तुओं का वह प्रयोग जो है वो सामान्य रूप में कर रहे हैं। मतलब वह उनकी प्रकृति जो है वो उनके कितने करीब है। कहते हैं नरम निदाघ बाल कस्तूरी, और उसपे किस बैठे हैं, बाल कस्तूरी मृग छालों पर। एक तो कस्तूरी मृग, और कैसा हो सकता है कि बाल कस्तूरी, छोटा जो कस्तूरी मृग होगा उसके छाल पर बैठे। एक जो जो बड़ा हो जा रहे हैं हिरन, या बुजुर्ग हो जा रहे, उम्रदराज जो हिरन हो जा रहे हैं, उनके छाल उतने, उनकी स्किन उतनी कोमल नहीं होगी। जो बाल कस्तूरी हैं, जो नए शावक जो हैं, जो कस्तूरी हैं, हिरन हैं, उनकी छाल जो है वो बहुत मुलायम होगी, और वैसे ही उस पे वो मृग छालों पर वो बैठे हैं, और मदिरारूढ़ आंखों वाले उन्मद, और मदिरा इसी ये द्राक्षस इसका पान कर रहे हैं। किन्नर किन्नरी के हैं जो आपस में प्रेम से मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर बैठ करके आराम से वंशी बजा रहे हैं। प्रकृति का पूरा वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, और अपने जीवन को किस प्रकार शांति पूर्वक बिता रहे हैं। ये आज के परिवेश में वो बात कर रहे हैं। ठीक है। तो और कह रहे हैं बादल को घिरते देखा है, और वहीं पे मैं सुंदर, इन सब का साक्षी क्या है, बादल फिर इन सभी दृश्यों का एक साक्षी है। बादल सब इन दृश्यों का जो है वह वाहक है। तो ये बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है प्रकृति का। ठीक है। आते हैं, हम देख लेते हैं कुछ और इसमें जो हो। ठीक, जैसे इसमें चकवी का वर्णन किया है, मानसरोवर का वर्णन है, हिमालय का वर्णन है, और साथ में हंस का वर्णन है। ठीक है। अन्य देखेंगे तो हम यहाँ पर आपने वो कुबेर, गणपति, कालिदास और मेघदूत का वर्णन है। देवदार के वृक्षों का भी वर्णन इसमें है। ठीक है। तो देखिए, कुछ अगर ऑब्जेक्टिव वेस में प्रश्न बनाए, द्राक्षसव, अंगूर के रसों का, किन्नर किन्नरियों की संस्कृतियों का वर्णन है, ये हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट है इस समय के हिसाब से, तो इसको भी हम ध्यान दे करके चलेंगे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कविता, पहले कर पढ़ेंगे हम कालिदास। ठीक है, ये सारी कविताएं हम पढ़ेंगे आज। कालिदास पढ़ते हैं। कालिदास, महत्वपूर्ण कविता। नागार्जुन कि जिस तरह से कालिदास प्रिय है, उसी प्रकार से निराला को तुलसीदास प्रिय है। ठीक है। निराला की बहुत से रचनाओं में तुलसीदास की छवि, तुलसीदास की कथा, तुलसीदास का जिक्र होता है, और उसी प्रकार से नागार्जुन की रचनाओं में स्वयं कालिदास का और कालिदास की रचनाओं का बड़ा जिक्र होता है। ठीक। अब आते हैं इस कविता पे, कालिदास कविता, जो कि 1938 में लिखी गई। बाद में इनकी ही रचना है सतरंगे पंखों वाली, उसमें 1959 में संकलित होती है। ये पूरी कविता है, इसमें 3 मुख्य पदबंध हैं, 3 मुख्य कहानियाँ हैं जो चल रही हैं। ठीक है? 3 रचनाओं पर आधारित है। किसकी? कालिदास की 3 रचनाएँ। कौन-कौन वो 3 रचना है? पहला है रघुवंश महाकाव्य, दूसरा है ऋतुसंहार या कुमार संभवम, तीसरा है मेघदूत। ठीक? ये 3 ऋतुसंहार नहीं, कुमार संभवम नहीं, ऋतुसंहार ही है ये। ठीक है? और या मेघदूत, ये 3 रचनाएँ हैं जो इस पर ये पूरी कविताएँ बेस्ड है। आपको तीनों की कथा पहले पता, अच्छा मैं साथ-साथ बात करते हैं और बताते चलते हैं। ठीक है? तो शुरू हो रहा है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी पूछने की दृष्टि से। कालिदास से वह संवाद कर रहे हैं नागार्जुन कि तुम सच बतलाओ। क्या है कथा? रघुवंश, जैसे है कि रघु के वंश पर आधारित है, राम के वंश पर। राम के वंश के में ही जो उनके पूर्वज हैं अज, ठीक है, अज की पत्नी है इंदुमती, बड़ी सुंदर महिला है ये, बहुत सुंदर कोमल है। एक बार अज जो है वो इंदुमती को लेके घूमने जाते हैं, और घूमने जाते हैं वहीं विचरण कर रहे हैं, तब तक ऊपर जो है वो नारद मुनि जो है वो विचरण कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, और उनकी वीणा पे जो नारद का जो या वाद्य यंत्र है, उसपे रखा पुष्प, पुष्प है या माला है, वह
हाँ, माला ही है याद आ रहा है। तो माला जो है वह नीचे गिर जाता है, नीचे गिरता है तो किस पे गिरता है? इंदुमती के ऊपर गिर जाता है, इंदुमती के ऊपर गिरता है और वह इतना वेग है उसमें, इतना तेज है और इतना भार है कि इंदुमती उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर अज जो कि इंदुमती से बड़ा प्रेम करते हैं, वह बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं, शोक जो होता है ये मृत्यु का शोक अज के भीतर हमेशा रहा। ठीक है? तो अज का जो पवित्र प्रेम है इंदुमती के लिए, वह जब दिखाते हैं यह रघुवंश लिखते हैं, उसमें कालिदास ने अज का जो शोक दिखाया है इंदुमती के लिए, उसी पर ये पूछते हैं कि क्या वह विलाप जो है, वह अज का विलाप है या स्वयं लेखक का विलाप है। इसमें ये भी है कि लेखक किस प्रकार से एक स्वानुभूत सहानुभूति को स्वानुभूति बना लेता है लेखन में उसको किस किस तरीके से गुजरना पड़ता है उस लेखक के क्रम में उस लेखनी में यह भी एक दृष्टि समझ में आ रही है कालिदास का वह पूर्ण संवेदना कालिदास का वह रोना ऐसा लगता ही नहीं है कि वह उधार के आंसुओं से रो रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे वह उनके निजी जीवन की वो जो है विपत्ति है उस या कष्ट है उनके पात्रों के जीवन की नहीं लगते तो किस प्रकार से एक लेखक जो है वो अपने पात्रों से मिल घुल मिल जाता है रच बस जाता है वह भी एक यहाँ दिखाना चाह रहे हैं अगला है शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला घृत सम्मिश्रित सूखी समिधा कामदेव जब भस्म हुआ रति का क्रंदन सुन आंसू से तुम ही तो दृग्ध होए थे कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे अब दूसरा दृश्य है संहार में कि सर्जन के लिए जो है शिव है वो अपने ध्यान में है काफी समय से ध्यान में है सभी देवतागण चिंतित हैं अब वह जब तक वो जागेंगे नहीं तब तक वह देवी शक्ति से मिलेंगे नहीं और नई सर्जना जो है वो नहीं हो पाएगी तो उनको उनके भीतर वह प्रेम जगे उनका जो योग का है वो हट टूटे इसके लिए सब क्या क्या कहते हैं कामदेव के पास जाते हैं कि तुम जाओ भाई जब तुम उनके पास जाओगे तब उनको काम की इच्छा जो है वो जगेगी कामदेव उनके पास जाते हैं उनके वो जो है वह उनका जो योग है वो तोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन अचानक से शिव का योग जो है वो तंद्रा है वो टूटती है वह जैसे ही बाहर आंखें खोलते हैं वो इतने गुस्से में होते हैं कि उनकी तीसरी आंख से ज्वाला निकलती है और कामदेव जो है वो मर जाते हैं मतलब वह उसी अग्नि में प्रवाहित हो जाते हैं और जब कामदेव प्रभावित हो जाते हैं तो रति जो कि काम की पत्नी है वह उनका जो विलाप है उसका वर्णन इसमें किया है तो कहते हैं शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला विध्वंस की जो ज्वाला जो शिव से निकल रही है उसमें घृत सम मिश्रित सूखी समिधा कामदेव जब भस्म हुआ मतलब ऐसी समिधा मतलब होता है यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली जो पवित्र लकड़ी होती है उसको समिधा कहते हैं ठीक है और वो कह रहा है सूखी सूखी क्या हो जब सूखी होगी तो वह तुरंत अग्नि उसमें प्रवाहित हो जाएगी अग्नि तुरंत तुरंत आग लग सकता है और साथ में घृत सब एक तो वैसे भी पवित्र है और घी के साथ मिलकर के और पवित्र हो गई है और जलने योग्य हो गई है कामदेव जब इस महाज्वाला में जल रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि कोई समिधा है वह घृत के में मिश्रित होकर के वह अग्नि में प्रवाहित हो गई और जब यह भस्म हो गया तो रति का क्रंदन रति जो है जो कि काम की पत्नी है जो वही काम के लिए जगाने के लिए उनके साथ आई थी वह तो अपना क्या कर रहे थे वो तो अपना होकर के कार्य कर रहे थे लेकिन परिणाम में क्या हुआ रति को अपने प्रियतम से वियोग करना झेलना पड़ा और इसमें जो रति की क्रंदन रति की करुणा से रति के वियोग से जो आंसू निकला था उसका जो वर्णन किया है कालिदास ने फिर एक बार नागार्जुन को ये संदेह होता है कि यह रुदन यह क्रंदन रति का था या उस लेखक का था जो कि उस लेखनी में या अपने पात्र के संग बिल्कुल डूब गया है वह द्वैत जो है तो दिखता ही नहीं है रति और कालिदास की भी जो संवेदना है उसमें कोई द्वैत भाव नहीं दिखता है ठीक अगला है कथन है वर्षा ऋतु के स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घटा घन घटा विधुर यक्ष का मन जब उठता खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबह से कर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेश इन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने चला कालिदास सच सच बतलाना पर पीड़ा से पूर पूर हो थक थक कर और चूर चूर हो
अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। अब कहते हैं दूसरा प्रसंग है यक्ष यक्षिणी का अलगाव हो जाता है। यक्ष को दूर जो है वो पर्वत पे भेज दिया गया है। ठीक, कुबेर के जो है वह साथी रहे हैं। कुछ प्रसंग है कि वह दूर चले गए हैं उनसे, यक्ष से। और जब वहां जान चले गए हैं तो प्रथम दिवस आषाढ़ आषाढ़ मास का जब प्रथम दिवस आता है, तो अब आषाढ़ मास का प्रथम दिवस का पहला प्रयोग कहाँ किया गया है? एक जगह 12 मासा में किया गया है। कहाँ? नागमती के वियोग मर्दन का पहला जो मास होता है वही आषाढ़ मास होता है। ठीक है, मुझे आषाढ़ मास में अचानक से प्रथम दिवस में जो है वो यक्ष को अचानक से यक्षिणी की याद आती है। तो वह क्या करते हैं, बादलों को, किससे, चित्रकूट के सुबह शिखर पर, सुबह शिखर पे जाते हैं और चित्रकूट में वह रह रहे हैं। वहां पे जाकर के बादलों को अपने प्रीतम को भेजने के लिए जो संदेश है, वह वियोग का जो संदेश है, वह जो विरह का संदेश है, वह उसके लिए बादलों को भेजते हैं और दूत बना के भेजते हैं। मेघदूत जो इनकी मेघदूतम जो रचना है, उसका यह प्रसंग लिया गया है। अब कहते हैं कि अब सातवें प्रश्न कालिदास से पूछते हैं कि जो जो विरह का जो वियोग है, विरह की जो पीड़ा है, वो किसकी, वह तो पर पीड़ा है। लेकिन दूसरे की पीड़ा से कैसे इतने संपूरक होकर के दूसरे की पीड़ा कैसे भीतर एकदम जग जाती है और उसे थक थक और चूर चूर इंसान जो है अपनी ही पीड़ा को नहीं संभाल पाता है। यहाँ पर यहाँ रचनाकार क्या है, रचनाकार दूसरों की पीड़ा से अपनी पीड़ा को जोड़ रहा है और उसकी पीड़ा को भी उस तरीके से महसूस कर रहा है और व्यक्त कर रहा है। फिर कहते हैं कि कब, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष क्या है, तो अमल वही गिरी पे रह रहे हैं और वह और मेघदूत को अपने संदेशा भेजते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। लगातार वह प्रकृति के संयोग से प्रकृति को ही माध्यम बना के भेज रहे हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि यक्ष की जो करुणा था, यक्ष का जो रुदन था, यक्ष का जो विरह था, वह वास्तव में क्या कालिदास का विरह है, या कालिदास का अपनी रचना के साथ, अपने अपने कृति के साथ, अपने चरित्र के साथ जो समागम है, जो मिलन है, वह कोई अलग भाव जो है वो होने ही नहीं देती है। ठीक है, यह लेखनी की ही चमत्कार है। ये कवि का ये सफल जो है वो लेखनी ही है कि पढ़ने पे सुनने वाले को ऐसा लग जाए। तो यहाँ पर नागार्जुन द्वारा कालिदास को एक सम्मान भी है, प्रकट हो रहा है, एक स्नेह भी है। वह कालिदास से इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि आप देखोगे कि उनकी जितने भी प्रकृति की कविताएं हैं या प्रेम की कविताएं हैं, उसमें आप जरूर कालिदास का या कालिदास के किसी पात्रों का, रचना का ज़िक्र जो है वो ज़रूर सुनते हैं। ठीक? तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सा तो आपसे पूछ सकता है कि कथा किस-किस चीज़ की है? मूल कथा पर हमने बात कर ली है। ठीक? पात्र पूछ सकता है कि कौन-कौन से पात्र है। कथा चूँकि आपने देख ली है किस क्रम में है ये। ठीक है? तो ये क्रम भी याद रखेंगे कि किस क्रम में है। पहले कौन-सी कथा, बाद में कौन-सी कथा। इससे अगर आपको लाइन या क्रमबद्धता भी पूछता है तो वह करना आसान हो जाएगा। ठीक है? अगली कविता हम पढ़ते हैं काल और उसके बाद जो कविता अकाल और उसके बाद, छोटी बहुत पर बहुत इम्पोर्टेंट कविता। अकाल और उसके बाद। अकाल का दृश्य है इसमें। और अकाल के जस्ट बदल जैसे ही कुछ प्रबंध होता है, तो उस समय में देखो दृश्य दोनों अकाल का ही है। ठीक है, 2 दृश्य यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे, दृश्य नंबर 1 और दृश्य नंबर 2, दोनों ही अकाल का दृश्य है। लेकिन एक जगह आपको दिखाई पड़ेगा कि अकाल जो चल रहा है, उसमें व्यक्ति कैसे जीवन बिता रहा है, और दूसरे में जो उस व्यवस्था में उसको जो थोड़ी-सी आवश्यकता या फिर थोड़ी-सी उसको सुविधा मिलती है, उसको उसको खाना जो मिलता है, तो तुरंत घर की क्या स्थिति हो जाती है। ये रचना उसके अकाल और उसके बाद इनकी रचना है सतरंगी पंखों वाली, 1949 में जो आती है उसमें संग्रहित है। इसका जो श्रेय है वो बंगाल के अकाल से माना जाता है। बंगाल में बड़ा भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है? एक तो अंग्रेजों के समय ना बंगाल का दोहन और शोषण बहुत हुआ। बंगाल
उस समय बहुत समृद्ध रहा है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, तो और अन्य साहित्य की दृष्टि से, सब दृष्टि से बड़ा वो समृद्ध रहा। तो अंग्रेजों का सीधे प्रभाव बहुत रहा। बंगाल का विभाजन करने की बात हुई। बंगाल की जो सत्ता थी ना, बंगाल का जो पावर था, उसको तोड़ने के लिए बड़े प्रयास हुए। ठीक है। इसी क्रम में अव्यवस्थाओं की मार झेलते हुए एक बार बंगाल में अकाल आ गया और उसी से प्रभावित होकर कहा जाता है ये रचना लिखी। दो पदबंध है, दो दृश्य है इसमें और दो अलग अलग तरह की स्थितियों का चित्रण किया गया है। पहले जो है वो, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। मतलब दृश्य कैसा है? कई दिनों तक, एक दो दिन की बात नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि यह लंबे समय से चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जो भौतिक आवरण है ना, वह भी मनुष्य के संवेदना में या मनुष्य के दुख के साथ दुखी है। चूल्हा रो रहा है और चक्की, चक्की को है जो आटे वाली जो चक्की होती है जो आटा पीसती है, वो उदास बैठी है। क्यों? क्योंकि शायद इन्हें भी अनाज नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो भौतिक आवरण है उसका मानवीकरण किया है कवि ने, कि चूल्हा जो है वह रो रहा है, मनुष्य की संवेदना के साथ वह भी जुड़ा हुआ है। और चक्की उदास है क्योंकि जब वह चक्की, ऐसा लग रहा है बहुत समय से नहीं चली है। दूसरा कहते हैं कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों, अब देखो जैसे ये क्या है परिवेश, यहाँ केवल मनुष्य केवल अपने लिए नहीं सोच रहा है, मनुष्य के आसपास का परिवेश, या ये कह सकते हैं जब अकाल आता है तो वह केवल मनुष्य के लिए नहीं आता, वह समस्त परिवेश के लिए आता है। और सभी परिवेश जो है वो उससे प्रभावित है। यहाँ पे केवल मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु जो है वो भी प्रभावित है उससे। और बात कर रहे हैं कानी कुतिया की, ऐसा लग रहा है जैसे अपंग कुतिया है। अपंग है, इसका मतलब वह ठीक से उसका लालन पालन पोषण जो है वो शुरू से ही नहीं हुआ होगा, माता के गर्भ से ही उसको इस प्रकार की कुव्यवस्था की मार झेलनी पड़ी होगी किसी प्रकार से। तो कानी कुतिया का कहने का क्या मतलब है कि यह भी एक अव्यवस्था का ही प्रतीक है यहाँ पे। फिर कहते हैं कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छत पर छिपकलियां जो है वो मंडरा रही हैं कि कहीं से उनको कुछ कोई शिकार मिल जाए। तो जो प्राकृतिक आवरण है या जो प्राकृतिक जीव जंतु हैं, उनको भी अपने भरण पोषण के लिए कोई भी वस्तु मिल रहा है, क्योंकि जब धीरे धीरे इस तरह की चीजें समाप्त होती है ना, अकाल है, लोग खत्म हो जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे तो वो कोई रहने वाला नहीं है, जब कोई रहने वाला नहीं होगा तो जीव जंतु जो है जो उनके उन पे आश्रित हैं, ये जो रहने से ही जो जीव जंतु अन्य पनपने भी हैं। ठीक है। तो वो सब कैसे पनपे हुए, कैसे रहेंगे जब सब कुछ समाप्त हो रहा है? तो ये अकाल का प्रभाव केवल मनुष्य पर नहीं, ये अकाल का जो प्रभाव है वो पूरे के पूरे वातावरण पे पड़ रहा है। वहीं कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, क्योंकि अनाज है ही नहीं, क्या खाएंगे? अब ये भी दिखा रहा है एक प्रकार से कि मनुष्य के किए हुए कर्म का जो फल है वो केवल मनुष्य नहीं भोगता, उसके उसका फल जो उसके आसपास की प्राकृतिक संपदाओं को भी भोगना पड़ता है। ये एक दृश्य है अकाल का दृश्य। जस्ट उसके बाद एक दूसरा दृश्य परिवर्तन होगा और यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। ठीक, ऐसा लग रहा है कि बहुत समय बाद घर में जो है वह दाने आए होंगे, खाने की कोई भी सामग्री आई होगी और इसकी खुशहाली देखो कितनी है। ठीक। अब जो भूख से त्रस्त व्यक्ति है उसको क्या चाहिए होता है? उसको केवल अनाज चाहिए होता है, उसको सुख सुविधा नहीं चाहिए, उसको केवल भोजन चाहिए होता है। उसके लिए भोजन ही सबसे बड़ा सुख है। सुख नहीं, उसकी निजी आवश्यकता है, उसके लिए वो बड़े से बड़े सुख को भी नकार सकता है। ऐसे ही अनाज आए होंगे और अनाज जो है घर के अंदर कई दिनों के बाद आए। जब घर के बाद अनाज आए तो जो उदास जो चूल्हा था, जो चूल्हा जो रोया था, रोता हुआ चूल्हा था, वह जला और धुआं जो है वो ऊपर उठा, आंगन से उठा। ऊपर, आंगन से ऊपर धुआं उठने का क्या है? ये एक प्रतीक है कि आंगन से धुआं उठता है, मतलब उस घर की अवस्था ठीक है, खान पीना चल रहा है। पुराने जमाने में गाँव में कैसे होता था कि ठीक है, जब खान एक दूसरे के घर से लोग पहचान जाते थे। गाँव में देखो शायद अभी भी होता है कि अच्छा उनका तो चूल्हा ही बुझ गया। चूल्हा बुझ गया मतलब वो लोग खा पी करके सो गए।
या जो अभी जो तो धुआं आ रहा था, मतलब खाना बन रहा है, ठीक, मैंने तो ये दृश्य ऐसे बहुत महसूस किए हैं। तो कभी देखो महसूस करना, तो मतलब आंगन से धुआं ऊपर आ रहा है, मतलब घर में खाना आ चुका है, तभी वो पकाया जा रहा है। कहते हैं चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। किस तरीके का दृश्य है, ऐसा लग रहा है कि जीवन में कितनी बड़ी खुशी मिल गई। चमक उठी आंखें, जब इंसान की आंखें कब चमक उठती हैं, जब उसे बहुत कीमती चीज मिल जाती है। हम हमारी आंखें तो कभी, हम लोग की आंखें क्या खाने के लिए चमकती होंगी? नहीं, क्योंकि हमारे लिए खाना जो है वो रोजमर्रा में चल रहा है। हम इस अकाल के दृश्य को तो नहीं देख रहे हैं ना। तो जो जो इस अकाल से प्रभावित हैं, जो इस अकाल से पीड़ित हैं, उनके लिए अनाज से बड़ी वस्तु कोई नहीं है। जैसे वो देखते हैं, उनके भीतर से एक चमक आ जाती है। कहते हैं, और साथ में कौवे ने खजुलाई पांखें कई दिनों, प्रकृति जो के जो आसपास के जीव जंतु है, वह भी अपने को या उससे जोड़ करके देख रहे हैं, मनुष्य से जोड़ कर के देख रहे हैं कि कब, अब जब अनाज होगा या अनाज आएगा, तो जो मनुष्य है, जो मनुष्य पे ही निर्भर जो जीव जंतु हैं, उनको भी किसी न किसी तरीके से उनके भरण पोषण का एक जो है रास्ता दिखाई पड़ेगा। तो जब हम कोई भी कृत्य करते हैं, तो केवल अपने आप को सोच के नहीं करते हैं, मतलब हम तो अपने, मनुष्य जो है वो सर्वथा अपने लिए सोच के करता है, लेकिन वह दिखा रहे हैं कि उससे प्रभावित आपके आसपास का सभी वातावरण होता है। ठीक, तो अकाल का यह दो दृश्य है। कहने को तो एक दृश्य जो है वो अकाल के समय का है, दूसरा दृश्य जो है वो अकाल के समय का नहीं है, लेकिन दोनों ही दृश्य, मुझे, मैं जो कहूंगी, दोनों ही दृश्य जो है वो अकाल का ही है। ठीक, बस एक दृश्य में उसको जो है संसाधन मिल गए हैं और एक दृश्य में नहीं मिल गए हैं। ये तो और बुरी स्थिति है। बुरी स्थिति है कि यदि भोजन, जो इंसान की मूलभूत आवश्यकता है, उसको भी पाने के लिए इतना प्रयास, इतना प्रतीक्षा, इस तरह इतना उत्साह दिखाना पड़े। ठीक है? तो ये उनकी छोटी कविता इम्पोर्टेंट है। ये तो सीधे-सीधे लाइन इसमें के उठा के पूछ लेता है, और मुझे ये भी है कि तुम लोग को याद होगा। मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक है? इस तरह की कविताएँ जो है वो याद रहती हैं। चलिए, अब ये तो हो गया आपकी 3 कविताएँ। हमने पढ़ ली। कौन-कौन सा, बादल को घिरते दिखा है, कालिदास पढ़ा, और काल और उसके बाद पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो अन्य कविताएँ आपके यूजीसी और एचपीएससी के भी सिलेबस में लगी है। लाइन से पढ़ते जाएँ, ऊपर से चलो शुरू करते हैं। चलो, शासन की बंदूक आ गई, यहीं से पढ़ते हैं। ठीक, शासन की बंदूक इनकी जो कविता है 1966 में आती है। जैसा कि नाम से लग रहा है, एक निरंकुश सत्ता, ठीक है? निरंकुश जो सत्ता है, उसका जो जनता पर प्रभाव है, उसी के विषय पे ये कविता लिखी गई है। 1966 में कविता आती है। दोहा छंद इसमें है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको नोट कर ले। इसमें जिक्र किसका है? विनोबा भावे का, हिटलर का और गांधी का जिक्र है। 1975 के जो आपातकाल का परिदृश्य है वो इसमें दिखाई पड़ता है। देखो, भारत जो है अपने आजादी के जस्ट बाद भी कई सारे युद्धों को, चाहे वो आंतरिक युद्ध हो, एक तो विभाजन की त्रासदी झेलता है, फिर चीन का आक्रमण झेलता है, जस्ट उसके 10-15 साल बाद, 4-5 साल बाद फिर पाकिस्तान का आक्रमण जो झेल रहा है। तो भारत लगातार विसंगतियों से जूझ रहा है, और ऐसे विसंगतियों से जूझने में के बावजूद जो है, भारत का, देश का जो सत्ता वर्ग है, वह अपने आप को विशेष वर्ग में करा हुआ है। ठीक है, जनता से जितना जुड़ना चाहिए न हो करके वो अपने आप को विशेष वर्ग में ही जमा कर रहा है। अब कह रहा है, उससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? जनता पर वो अपना आधिपत्य समझ रही है, ये सत्ता वर्ग, और उसपे, उससे जनता पर क्या प्रभाव है। और चूंकि लेखक डरता नहीं है, कहता है, हर हालत में बात कहता है। नागार्जुन जो है वो बड़ी बेबाकी से कहते हैं। वह इस समय जो शासन है वो इंदिरा गांधी का शासन है। ठीक है, और इंदिरा गांधी, हमने डिस्कस किया ही था कि इंदिरा गांधी कैसी है। इंदिरा गांधी का जो शासन है, वो उस समय बहुत अगर एक अन्य दृष्टि से भी कहा जाए, तो उस समय काफी लोगों ने माना था कि उनका जो शासन है वो थोड़ा सा निरंकुश शासन है। उन्होंने सारी शक्तियां जो है वो अपने पास रख ली थी। ठीक, तो जब ये शक्तियां एक जगह हो जाएंगी, तो निरंकुशता आ जाएगी, तो तानाशाही आ जाएगी। ठीक, तो ये जो है इंदिरा गांधी के समय का जो है वो पड़ताल करते हैं। और कहते हैं
खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूँ, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थे थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। छोटी सी कविता, बहुत बड़ी नहीं है। कहते हैं खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक। हूक मतलब क्या है? पीड़ा से जो निकलता है। तो किसकी? कंकाल, मतलब मनुष्य भी नहीं रहा, वह कंकाल बन चुका है। पूरा जो समाज है, या फिर इस जो जिस परिवेश में यह शासन चल रहा है, उस परिवेश में जनता की क्या स्थिति है। तो कहते हैं फिर भी नभ में विपुल से विराट से शासन, उसके बावजूद मतलब जनता की स्थिति क्या है, आम जन की स्थिति क्या है, आम जन की आवश्यकता क्या है, वो उसे छोड़ करके वहां के कंकालों से भी हूक निकल रही है। ठीक, एक तो वैसे भी हम मतलब बड़ी बुरी स्थिति में जो भारत चल रहा था, उसमें भी जनता की का ख्याल न रखना, जनता की को मूलभूत आवश्यकताओं को भी नहीं समझना। इसी समय ये चल रहा था ना, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ। तो गरीब नहीं, गरीब भी हटाई जा रही थी कि गरीब हटाए जा रहे थे, ये भी बड़ा प्रश्न था उस समय। और उसके बावजूद नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, शासन की जो बंदूक है, शासन की बंदूक यहाँ पे एक प्रतीक है सत्ता वर्ग की निरंकुशता का, सत्ता वर्ग की तानाशाही जो है वो उसके बावजूद भी आकाश में एकदम फैल रही है। ऐसे अपने परचम फैला रही है जैसे कि कोई बड़ा ये श्रेष्ठ कार्य किया हुआ है। कहते हैं आगे, उस हिटलरी गुमान पे, हिटलर जो है वो बड़ा तानाशाह माना जाता था, जिन्होंने अपने इच्छा के हिसाब से हर कार्य करवाया। और जब तानाशाह का जिक्र होता है तो उसमें हिटलर का नाम पहले आता है। अब कह रहे उस हिटलरी गुमान में, और खासकर ये भी है, हिटलर का गुमान अंत तक रहा नहीं, अंत में उसे आत्महत्या करनी पड़ी अपने इसी गुमान के चक्कर में। तो वो भी देख रहे हैं उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थे थूक, पूरी जनता जो है वह उसके विरोध में खड़ी थी। उसका ये क्या है, ये प्रतिकार करना या प्रतिरोध की एक स्थिति है, विरोध की एक स्थिति है। ठीक है, जनता जो है वह भी उस सत्ता शासन को थूक रही थी, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी उनको उस पे थूक रहा था। ठीक, मतलब स्वीकार नहीं था अब धीरे धीरे जो है ये जो तानाशाही शासन है। कहते हैं और जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें कानी हो गई मतलब पानी हो जाना, मतलब एक हिस्सा जो है वो खत्म हो जाना। जब लोग थूक रहे हैं ना, तो धीरे धीरे वह अलग भी तो हो रहे हैं ना उस सत्ता से, उस वर्ग से अलग हो रहे हैं, जिससे वो क्या है, वो शासन की बंदूक जो है वो अपंग हो रही है। ठीक है, तो लोगों का प्रतिरोध जो है वो धीरे धीरे चल रहा है, जिसका परिणाम भी दिखने लगा है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनो बामुक, धन्य धन्य वह धन्य है वह शासन की बंदूक। लेकिन फिर भी इससे क्या हुआ, केवल शासन की बंदूक कानी नहीं हुई, का हो गई है, उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बधिरता मतलब लोग बहरे हो गए हैं, जिन्हें बोलना चाहिए था सत्ता के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ जिसे बोलना चाहिए था, वो उसके मुंह से कुछ जबानी निकल रही है। जब कोई मूक होता है ना, तो मूक मतलब वह उसको सहायता कर रहा है या उसके साथ खड़ा है। ठीक है, विरोध की स्थिति तो नहीं है, मूक होना, तो विरोध की स्थिति इस तरह नहीं होती। जब आप देखो, अगर आप बोलने में सक्षम है, ठीक, आप विरोध करने में सक्षम है, उसके बावजूद अगर मूक हैं, तो आप साथ खड़े हैं, मतलब उस बुराई के। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं, आप अक्षम हैं, तो यदि आप मूक खड़े हैं, तो वो आपकी बेचारगी भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे एक प्रकार से उलाहना भी है। विनोबा भावे, जैसे बात की, विनोबा जो भावे रहे हैं, वह जिन्होंने बात करी किसकी, आ, जो गुरु रहे हैं, गांधी की भी वह बात करते हैं कि जिन्होंने अ, जनता को, जो हर आंदोलन जनता को साथ लेके चलने की बात करते थे, जनता को मुख्य धारा में रखने की बात करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वह एक चुप है, इस सत्तानाशाही के खिलाफ वह चुप है, वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जो शासन की बंदूक है वो जहां तहां चल रही है, फट रही है। और धन्य है, क्योंकि इसको भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब धन्य इसलिए भी है कि इन्होंने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी चुप करा दिया अपने सामने। वो बुद्धिजीवी वर्ग, वह वर्ग जो अंग्रेजों के सामने भी नहीं चुप हुए, उसको इस तानाशाही व्यवस्था ने चुप करा दिया है। कहते सत्य स्वयं घायल हुआ, अहिंसा गई चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। गांधी जी पर यहाँ गांधी जी की जो विचारधारा है उस पर भी कटाक्ष किया हुआ है कि गांधी जी किसको अहिंसा और सत्य को लेकर के चलते थे। उसके बल पे हमें आजादी तक प्राप्त हो गई, लेकिन हम अपने अब इस वर्तमान समय की विसंगतियों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। गांधी का ये जो हथियार है ना, यह अब जो अस्त्र शस्त्र है, वह इस सत्ता वर्ग के सामने जो है, इस तानाशाही के सामने वह भी ढेर हो गया है।
ठीक है, वो अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से गांधी का जो दर्शन है, गांधी की जो विचारधारा, जिससे देश को आजादी भी मिल गई, वो आजाद भारत में ही नहीं चल पाया, कह रहे हैं। और जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, क्योंकि अहिंसा अब कहीं रही नहीं है। अहिंसा का मार्ग चल के भारत जो है वह आजादी पाता है, और आजादी पाने के बाद अहिंसा कहीं रही नहीं गई, हर जगह हिंसा है। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, पाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। उसके बाद भी कह रहे हैं, विरोध का स्वर जो है वह चलेगा, सब कुछ जला के नष्ट कर दो, सब कुछ जल गया है। एक बगीचा जो जिसमें कोयल रहती है, वो सब कुछ पूरा बगीचा जल गया, कोयल के रहने का स्थान खत्म हो गया, कोयल के रहने का परिवेश खत्म हो गया। लेकिन फिर भी कोयल है क्या है, उस जली हुई ठूंठ पे जाकर के बैठती है, और वहां से भी जाकर के उस पंचम स्वर में अपना कूक या गायन कर रही है, बिना डरे, शासन की बंदूक से बिना डरे वह कर रही है। और इसने पूरा जंगल जलाने के बाद, पूरा बगीचा जलाने के बाद भी कोकिला की आवाज को यह सत्ता वर्ग, ये तानाशाही जो वर्ग है, ये हिटलरी जो गुमान है, शासन की बंदूक जो है वह उस आवाज को दबा नहीं सकी। तो विरोध का जो स्वर है, अब यह जो स्वर है कोकिला का कूक, ये कवि की स्वयं की भी वाणी हो सकती है, या बुद्धिजीवियों की वाणी हो सकती है। ठीक है, क्रांति की एक जो चेतना परस्पर चल रही है, उसको भी वह संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई कविता आपकी, छोटी सी कविता है। इसमें क्या मेन चीजें जो पूछी जा सकती हैं वो यही कि किसका किसका प्रयोग हुआ है। विनोबा भावे का प्रयोग हम बात हुए, और इन अप्रत्यक्ष रूप से हम गांधी का भी बात कर रहे हैं और हिटलर की भी बात किए हैं। ठीक। चलिए, अब आते हैं अगली कविता कौन है इनकी। छोटी छोटी कविता है सारी नागार्जुन के सिलेबस में जो लगी है। ये हो गया, हाँ ये हो गया, अकाल और उसके बाद ये भी हो गया है। ये कौन सी कविता हम नहीं पढ़े हैं। खुरदुरे पैर, एक और संवेदना से कविता, बड़ी संवेदनशील कविता है ये भी। इसमें जो एक बहस है ना, एक सेकंड, आएगा मैसेज। सभी भोजन वोजन कर लिए होंगे, नहीं कर रहे हो तो खाना वाना लेकर के बैठ जाओ साथ में। ठीक है, साथ में खाते हैं, मतलब आप खाओ, मैं पढ़ा रही हूँ और आप खाओ। ठीक, क्योंकि पढ़ाई तो चलती रहेगी भाई। कहाँ गया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। खुरदुरे पैर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, संवेदना से बूढ़ कवि की जो सहानुभूति है, ठीक, वह किस प्रकार से जो मेहनत कश वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, उससे कैसे जुड़ती है, कैसे लगता है कि वह जो दुख है, जो तकलीफ है, वह किस प्रकार से कवि महसूस कर रहा है, उसकी बात करते हैं। खुरदरे पैर 1959 में सतरंगी पंखों वाली में यह संकलित है। ठीक है, कहीं जगह ये सन 1961 भी मिलता है, तो उसे विचलित नहीं होंगे। क्लोज आंसर, एनफ आंसर ही आपकी पुस्तक में दे ऑप्शन में देगा। इसके केंद्र में क्या है, आम आदमी। आम आदमी कौन, आम मेहनत कश श्रमिक वर्ग का आदमी। खासकर किसमें इसमें डायरेक्ट बात की है, रिक्शा चालक, रिक्शा चालक की बात करी गई, जो इसका मुख्य चरित्र है, जिसके खुरदरे पैर की बात की गई। अब क्या है, खूब गए हैं दुधिया निगाहों में, फटे बियायों वाले खुरदरे पैर, खुद गए। ठीक है, दुधिया निगाह, दुधिया निगाह मतलब सफेद निगाह, जो वह निगाह जिससे आप जो स्पष्ट करती है, स्पष्ट है, साफ है, सुथरी सी है, संवेदना पूर्ण निगाह है। यह निगाह किसकी है, यह लेखक की निगाह है। ठीक है, अब उसकी निगाह में कैसे, फटे बीमारियों वाले पैर, वह पैर जो कभी आपने देखा होगा, जो काम करते हैं, श्रमिक वर्ग जो होते हैं, कैसे उनके पैर जो है ना वो फट से जाते हैं, काले काले से हो जाएंगे और फट से जाएंगे। ठीक है, काम करने, खास कर यह ठंड में बहुत होता है।
ठंड में तो आम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है ना उसके साथ तो बहुत ज्यादा होता है, और वो पीड़ा देने लगता है भाई। मैंने देखा है लोगों को, तो उसमें वो बहुत तकलीफ देता है, उसमें आप हाथ भी लगाओ तो वो बहुत दर्द होता है। ठीक। कह रहे हैं कि ऐसे फटे बीमारी वाले, कहते हैं धस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गट्ठों वाले पुलिस कठोर पैर। अब वह जो क्या है वह रिक्शा चला रहा है, नागार्जुन पीछे बैठे हैं। दृश्य ये है, अब नागार्जुन क्या है वह केवल देख रहे हैं। अब वह क्या देख रहे हैं, वह रिक्शा चालक को देख रहे हैं, रिक्शा चालक के पैरों को देख रहे हैं। ठीक। अब कैसे हैं, पैर तो को चलाते चलाते जब पैर होते हैं ना, वो उसके जो गुट्ठल जो होता है, देखते हो जब पैर का जो अंदरूनी सिरा जो होता है नीचे, ठीक, वो उसमें गांठ से पड़ गए हैं। ठीक। अब कह रहे हैं वो क्या है, मेरे मन में, मेरे कोमल से मन में, कोमल मन क्यों है, यहाँ लेखक बिना किसी पूर्व भाव के गया है। लेखक के भीतर किसी प्रकार का एक पूर्वानुमान नहीं है, अपने सामान्य भाव से वह एकदम कोमल भाव से उसमें बैठा है, और वह दृश्य जो है वो लेखक के भीतर एकदम समा गया है। कहते हैं कि आ, उसके जो गट्ठल वाले जो पैर हैं वो मेरे भीतर जो है समा गए हैं। निश्चय ही लेखक जो है वो इतने संवेदना से जुड़ चुका है वह रिक्शे के वाले के साथ। आगे कहते हैं कि दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ ठूंठ पैडलों को चला रहे थे। रबड़ विहीन देखिए, जो होता है चलाने वाला, क्या कहते हैं इसको, मेरा नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। पायदान कहते हैं शायद, पैडल पैडल, सॉरी। पैडल जो होता है ना, साइकिल वगैरह तो हम सभी ने चला ही होगा। तो पैडल जो होता है उसमें देखो किनारे किनारे रबड़ लगा रहता है ना, जिससे वह उस पे रखने पे एक तो बल भी ज्यादा नहीं पड़ता है, आकार भी हो जाता है, मिल जाता है, और चलाने में सहजता हो जाती है। यह क्या है, रबड़ विहीन ठूठ पैडल, मतलब अच्छा संसाधन भी नहीं है, खुद की स्थिति भी नहीं अच्छी है, और जिस संसाधन से का प्रयोग कर रहा है वह भी नहीं अच्छा है, रबड़ विहीन है। कह रहे चला रहे थे, एक नहीं दो नहीं, तीन तीन चक्र कर रहे थे मात, त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को नाप रहे थे, धरती का अनहद फासला। ठीक है, यहां तक पहले ही रहेगा। ठीक। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि बिना पैडलों को वो जिस प्रकार से साहस के हिसाब से तरह से जो चला रहा था वो रिक्शा वाला। हाँ बेटा, ये शेष जो कविताएं हैं वो यूपीएससी में नहीं है। ठीक है, जो स्टार्टिंग की 3 कविता हमने पढ़ी थी वही कविता यूपीएससी में है, बट चूंकि ये सिलेबस में है और बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, तो मैं एक बार वो जो है वो कंप्लीट कर ले रही हूँ। आपकी केवल जो कविता है, मैंने इसलिए बीच में वो सिलेबस देखा, जो नोट्स है ना वो, जो ये पीडीएफ है वो सारी एक साथ ही बन गई है, तो मेरे को इसमें से बड़ा देखना पड़ रहा है बार बार। तो आपके यहाँ नहीं है, यूपीएचएससी में नहीं है। यूपीएचएससी में इसके साथ हजार हजार बाहों वाली गुलाबी चूड़ियां, ये दो और हैं। ठीक, उसको हम जब वीडियो बनाएंगे आपकी, तो अलग सेपरेट जो मैं वीडियो केवल रिकॉर्ड सेशन में डालती हूँ, उसमें वो सारी आपको मिल जाएंगी, और अगर समय रहा तो मैं इस पे लाइव क्लासेस भी ले लूंगी। चल हाँ ठीक है। अब कह रहे हैं कि चला रहे थे, वो कह रहे हैं एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र माप रहे थे। किससे, अब यहाँ बात करेंगे त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। त्रिविक्रम वामन, वामन विष्णु का के 10 अवतार का एक अवतार है वामनावतार। ठीक है, छोटे से हैं वामन, छोटे कद के, और एक बार वह राजा बाली, राजा जो बाली है ना, वह अब दान के लिए बड़े फेम प्रसिद्ध थे। ठीक है, एक बार वह राजा बाली के यहाँ जाते हैं, वही बे वामनावतार का भेष वेश धारण करके, और बाली से क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग की केवल जमीन चाहिए। ठीक। अब वाली तो सोचते हैं कि भाई ये तो वामनावतार है, उनको क्या ही कितना ही ले लेंगे। बार बार कहते हैं कुछ और ले लीजिए, अपने हिसाब से ले लीजिए, पर वामनावतार में जो ये त्रिविक्रम वो अड़े हुए हैं कि भाई मुझे तो यही चाहिए। कहते ठीक है ले लीजिए। और उसके बाद वो विष्णु जो है वो अपना अवतार जो है वो बड़ा करते हैं, इतना कि एक कदम में तो वो धरती आसमान को नाप लिए, एक कदम में उन्होंने, एक कदम में पूरा ऊपर नाप लिया, दूसरे कदम में उन्होंने पूरा नीचे पूरा धरती को नाप लिया। अब कहते हैं मैं तीसरा कदम कहाँ रखा, तीसरे कदम में जो है बाली हैं वो निराश नहीं कर सकते थे। दानवीर जो व्यक्ति होता है वो कभी निराश नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहते हैं तीसरा कदम जो है वो आप मुझ पे रखिए, और मुझे भी जो है दान में ले लीजिए।
तो ये एक चीज दिखाई पड़ती है। तो वही वाला कह रहे हैं, जो वामन अवतार, जो उन छोटे छोटे से वामन अवतार करके आ, पूरे धरती से आसमान तक का फासला जिस प्रकार से उस वामन अवतार में ने कर लिया था, ऐसा ही लग रहा था इनके जो चक्र चल रहे हैं पैडल के, रिक्शे वाले के, वो धरती का अनहद फासला, वह फासला जिसकी हदें ही नहीं हो, निश्चय ही हदें नहीं है। हदें किस स्तर पे नहीं है? हदें नहीं है संवेदना के स्तर पे। ठीक, जब व्यक्ति उस संवेदना के साथ जुड़ेगा, रचना के साथ, तो उसे समझ में आता है, या संवेदना के साथ जुड़ रहा है इस श्रमिक वर्ग के साथ, तो श्रमिक वर्ग कितने कह सकते हैं कि अव्यवस्था में वह जी रहा है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा। वो लगातार रत्न है, प्रयासरत है अपने जीवन की परिस्थितियों से जूझने के लिए। ठीक है, ये वो मेहनतकश वर्ग है। ठीक है, जिनकी बात जो है वह नागार्जुन कहते हैं। कहते वो क्या करता है, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे, देर तक टकराए उस दिन इन आंखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बीमारियां, फूक गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। और कह रहे वह व्यक्ति जो लगातार घंटों काम किया जा रहा है, ठीक है, रिक्शा और भी चलाना, केवल उससे अब तो जो है टेक्निक आगे हो गई है काफी, वो समय की बात हो रही है। उस समय के तकनीकी में आने जाने का जो माध्यम था वो यही तो था। और ऐसे में जो जिस अवस्था की वह जिक्र कर रहे हैं, उस अवस्था से किस प्रकार से वह जोड़ रहे हैं उस खुद को। ठीक है, एक वो है ना कि कहते हैं कि जाके पीर ना फटे हुए सो क्या जानो पीर पर आई। पर वही पीर पर आई, पराई पीर को से जुड़ने की एक प्रयास है नागार्जुन का। और के ना केवल जुड़ रहे हैं, वह पाठक वर्ग के भी सामने उसी पीड़ा को ला रहे हैं। ठीक है, लेखक है, अपनी लेखनी से, अपने शब्दों के माध्यम से जितना जो है वह चित्र जो है उकेर सकता है, जितना संवेदना प्रकट कर सकता है, उतना संवेदना वह प्रकट कर रहे हैं। और कहते हैं कि काफी देर तक मैं उसे उसको देखता रहता हूँ, और कहते हैं मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं महसूस नहीं कर सकता, मैं उसकी जगह हो नहीं सकता, लेकिन मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। और वो मेरे भीतर, मेरे संवेदनापूर्ण निगाहों में, मेरे कोमल मन में, जो निश्चल कोमल मन में जिसमें किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं है, उसमें वो एकदम से बस गई है। ठीक है, तो छोटी कविता है इनकी, लेकिन महत्वपूर्ण है कविता। रिक्शा चालक इसके मुख्य पात्र हैं। बात यहाँ पे वामन की गई है, और साथ में अप्रत्यक्ष रूप से बालिका, वामन और बालिका प्रसंग का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे आते हैं अगली कविता पर। कौन है कविता अब इनकी? कितनी कविता बची है भाई? एक बार मैं शुरू से चेक करूं। अच्छा ठीक है, एक कविता और बची है मनुष्य हूँ। ठीक, चलो चलो क्लास, तुम लोग थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लो भाई। मनुष्य ही कविता, एक नागार्जुन, जो कि हम नागार्जुन के व्यक्तित्व के एकदम कह सकते हैं, अब विपरीत के ये सारी कविताएं हैं नागार्जुन के विपरीत, क्या है तो नहीं कहना चाहिए, नागार्जुन के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है, जो अभी आपने खुदरे पैर में भी देखा, जो आपने बादल को घिरते में भी देखा। ठीक है, जो आप उस क्रांति चेतना का जब वाहक जिस जो गीत होता है उसमें भी देखते हैं। ये क्या है, इसमें क्या वर्णन किया है? मनुष्य हूँ, वह स्वयं को बोल रहे हैं। यहाँ पे कवि जो है वो स्वयं को ही बीच में ला करके खड़ा रहता है, और वह अपने आप को अलग नहीं कर रखता, अलग नहीं कर रहा है उस समाज के से जो वह जुड़ा हुआ है। देखो, एक वर्ग तैयार हो रहा था ना, कवि का एक वर्ग भी तैयार हो जो अपने आप को विशिष्ट मान ले रहा है। विशिष्ट कवि, भाई कवि जो बढ़ रहे थे, जो प्रसिद्ध हो रहे थे, जो फेमस हो रहे थे, उनको सम्मान मिल रहा था, पद्म विभूषण मिल रहा था, राज सत्ता में सत्ता वर्ग में आने का भी एक प्रलोभन मिल रहा था। लेकिन ऐसे कवि हैं जो अपने आप को समाज कार्य भी जोड़े रहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ये? कवि समाज, कुछ विशिष्ट बातें कवि समाज का इसमें वर्णन किया है, 3 पदबंध में है, प्रश्न शैली है इसमें, और संवाद है। ऐसा लग रहा है कि वह बार बार पूछते हैं, बार बार खुद की बात बता रहे हैं और सवाल कर रहे हैं।
मनुष्य कविता का जो मूल विषय है, कवि द्वारा समाज की स्थितियों का वर्णन है। इस कविता में कवि ने अपने आप को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। देखो बहुत सी उम्मीदें होती हैं, कवि वर्ग से कई सारी उम्मीदें हो सकती है, कई सारी उसकी स्थितियाँ हो सकती हैं। हाँ, ठीक है। कह रहे हैं कि नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है। मेरी चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या कभी न स्तंभित होती है, हरे धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निबिड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। कवि है, मूल कर्तव्य है। देखो ऐसा होता भी होगा, कवियों पर काफी सारे प्रश्न चिन्ह लगाए गए, कवियों पे ये आरोप लगाए गए, और कुछ कवि ऐसा कर भी रहे थे जो स्वार्थवश या फिर अवसरवादिता का भी लाभ उठा रहे थे, और इस कारण अन्य सभी कवि जो है वो कटघरे में थे। उन्हीं कट बार बार लाए गए कटघरे का जवाब जो है वो इस कविता में वो जरूर दे रहे हैं कि क्या मैं कभी नहीं थक सकता, क्या वह थक नहीं सकते, क्या उन्हें प्रीतम की याद नहीं। आदर्श रूप में इतना बैठा देना, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को, मानव को एक आदर्श रूप में बैठा देने के बाद हम क्या चाहते हैं, उनसे सभी मानवीय गुण जो है वो उनसे छीन लेते हैं। ठीक है? क्योंकि हमने अब उसको आदर्श बना दिया है। अब उसको किसी को आदर्श बना दिया है कि भाई अब वो तो कैसे प्रेम कर सकता है, किसी को पसंद कैसे कर सकता है, वो अपनी भावनाएँ कैसे इज़हार कर दिया, क्योंकि हमने तो उसे आदर्श बना दिया ना। तो कह रहे हैं वो आदर्श बनाने के बाद किस तरीके से मानव की भी जो मूलभूत गुण हैं, वह खत्म हो कर दिए जाते हैं। उसपे उनका जो है वो प्रश्न है। कभी क्या मैं थक नहीं सकता हूँ? लगातार मैं उड़ता रह सकता हूँ क्या रात भर, अगर मैं इस नीले आकाश में, अगर मैं पंक्षी हूँ, तो मैं क्या रात भर इसमें लड़ उड़ता रहता हूँ, तो क्या उड़ते-उड़ते क्या एक पंक्षी भी स्वाभाविक रूप से नहीं थकता है? क्या पंक्षी हरे धान के खेतों को देख करके उसका ध्यान जो है वो उस तरफ नहीं जा सकता है? लगातार क्या वह अपने कर्तव्य में लिप्त रहे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कर्तव्य स्मरण होना ज़रूरी है, लगातार अपने कर्तव्य में लिप्त रहे, वो ज़रा भी उस तरीके से उस वहाँ से अलग ना हो। नागार्जुन जैसे कवियों की एक ये भी तो बात है कि वो अपना पूरा परिवेश छोड़ करके चले गए हैं। वो अपना गाँव, परिवेश सब कुछ छोड़ कर के वह शहर जाके रह रहे हैं, वह उस वर्ग के साथ रह रहे हैं, क्रांति की मशाल जला रहे हैं। लेकिन भीतर का जो मनुष्य है, वो भी तो है। भीतर का जो वो गाँव का जो व्यक्ति है, जो अपना गाँव परिवेश छोड़ के आया है, कभी-कभी वो भी हुक मारता होगा। और इस तरह के प्रश्न अगर कवि के पेज उठते होंगे, तो वो इस बात की पीड़ा और ज़्यादा उठती होगी। तो उस पीड़ा को वो इसमें व्यक्त कर रहे हैं कि प्रकृति के, या फिर अगर एक पक्षी भी होगा वो भी अनवरत कार्य करते-करते उसका भी ध्यान जो है वो अपने आवश्यकता के हिसाब से भी मुड़ सकता है, जा सकता है। फिर कहते हैं उर रहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया, जिसमें 7-7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरु लता गुल्म विधि वधु, वह सूर्य चंद्र है। ठीक है, वह ग्रह गण भी है। अब वह क्या कह रहे हैं? हम्म, कह रहे हैं कि उरु रहित था। उरु मतलब हृदय से रहित, के पास हृदय नहीं होगा, जिसके पास हृदय नहीं है मतलब संवेदनाहीन है। कह रहे हैं वो सारथी किसका, जिसके सात सात घोड़े हैं, कौन है? सूर्य। सूर्य का 7 घोड़ा होता है। सूर्य जो है वो कह मा इतना अग्नि या ज्वाला से प्रभावित है, तो कह रहे उर रहित सारथी है जिसका, उसका जो सारथी है, निश्चय ही वो हृदय नहीं है, संवेदना से नहीं है, तभी जो उसका साथ साथ घोड़ा वह निरंतर चल रहा है। क्या वो थक नहीं सकता? उसका एकमात्र ये साथ साथ घोड़े लगाते चले जा रहे हैं। कहते हैं मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। ठीक है? मुझे वो लगातार चलने वाला ऐसा पथ नहीं चाहिए, उसे वह आराम भी चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी से देखता है। उसने पृथ्वी जो कि माता है, पृथ्वी जो का जो मातृत्व भाव से, वो पृथ्वी से वो मातृत्व भाव ग्रहण कर रहा है, सूर्य से उसको उसका तेज नहीं चाहिए। ठीक है? मतलब मुझे महान नहीं बनना, मनुष्य भी बने रहना है। कहते हैं जिसे देख हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। यहाँ पे अग्नि की तेजी नहीं है, लेकिन हरा-भरा, समृद्धि है, सौंदर्य है, प्रेम है, ठीक है? जहाँ पे सभी प्रकार के जंतु होते हैं, सभी प्रकार के वृक्ष है, मतलब प्रकृति में भी विविधता है, और प्रकृति में भी आपस में प्रेम है, वो एक-दूसरे को प्रेम भी कर रहे हैं, उस एक-दूसरे की भावनाओं को समझ भी रहे हैं। प्रकृति एक-दूसरे को भी नहीं, जिसका साथी चंद्र, सूर्य और ग्रह गण भी है।
ठीक है, मुझे ये पृथ्वी चाहिए। वह सूर्य नहीं चाहिए, मुझे वह सूर्य नहीं बनना, वो सूर्य का मैं साक्षी नहीं हूँ। और कहते हैं सत सहत संख्या में बिखरे तारे भी हैं, सब हैं ईश्वर, कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं पड़ा है। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही है। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगढ़ नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। वो कह रहे हैं कि मुझे जो है अब वह भारत जो है इस पृथ्वी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ये तो क्या है, सारे ग्रहगण भी इसके साथ है और तारों की एक सहस्त्र संख्या जो है वो भी इसके साथ जो है वो चलती रहती है। मतलब प्रकृति के हर जो तत्व है या प्रकृति का पूरा साथ जो है वो इस पृथ्वी का है और मैं उसका वासी है, तो मैं अपनी पृथ्वी से सीखूंगा जो सीखना हो। कहते हैं साथ में कालकूट भी है, काल का जो चक्र है वो भी यही चला। अमृत कलश का मंथन भी इसी पृथ्वी पर हुआ। कहते हैं साथ में नीली गिवा वाले उस मृत्युंजय का बाप भी यही है। अब ये किसको संबोधित कर रहे हैं? वह शिव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उससे जो श्रेष्ठ जो है वो भी वही यहीं पर है। कहते हैं सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव। और तमाम कठिनाइयों को जो जिसने पी लिया है वो मनुष्य भी यहीं पर रह रहा है। कहते हैं अमृत प्राप्ति के हेतु देवगढ़ नहीं दोबारा ठग सकते अब दानव कुल को। अब क्या कह रहे हैं? देखो ये पंक्ति, अमृत प्राप्ति हेतु देवगढ़ नहीं दोबारा ठग सकते अब दानव कुल को। पिछली बार के अमृत मंथन में क्या हुआ था? यही हुआ कि दानव जो है वह भी अमृत मंथन में लगातार साथ दिए, देव भी साथ दिए, अमृत जो निकला वो दोनों के सहयोग से निकला। लेकिन देवता क्या किए? देवता क्या किए? वो अमृत को सारा ले करके चले गए। यहाँ पर क्या है? ये भी एक संबोधन है कि यह देवत्व नहीं चाहिए। ठीक, देवत्व यदि ऐसा है तो देवत्व भी नहीं चाहिए। वह केवल मनुष्य बन के रहना चाहते हैं क्योंकि मनुष्य जो है वही इस पृथ्वी से सीखता है, इस पृथ्वी का अंग है, इस धरती का अंग है, इस भारत का अंग है। ठीक है, तो अपने आप को मनुष्य होने की कसौटी पर कसते हैं और उस आदर्शवादिता से तोड़ रहे हैं। यह केवल कवि अपने लिए नहीं कह रहा है, वो सभी कवियों के लिए, कवि उस पूरे कवि समाज के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये एक कथात्मक शैली में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। ठीक है? तो ये इसके अलावा और कोई कविता तो बची नहीं है, मुझे लगता है सभी कविताएँ जो हैं वो हो गई हैं। हाँ, ये भी हो गया है, ठीक है। इनमें क्यों ठीक, तो नागार्जुन की कविता यहाँ पे संपन्न हुई। पॉइंट्स कुछ छोटे-छोटे जो मैंने साथ में बताए उसको देख लेंगे और उसको चाहे तो अलग से लिख लेंगे और कोई भी अगर लगेगा कुछ और भी आपको समझना-वमझना है, तो उसको आप लोग नोट डाउन करते चलें। ठीक? और और मुझे क्या कहना था, हाँ, और मुझे कहना था कि बस अब मैं क्लास में दूसरी वाली है वो भी तुरंत अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ठीक है? तो तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुक्रिया। क्या बोलते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है। सॉरी।